नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पुलिस ने एक कटे हुए धड़ और एक कटी हुई बांह से एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया। एक ऐसा मामला जिसमें लाश को देखकर उसकी पहचान कर पाना तकरीबन नामुमकिन सी बात थी। ऐसे में पुलिस ने उस मर्डर केस का खुलासा कैसे किया, ये एक बड़ा रहस्य है। आइए आपको परत दर परत वो पूरी कहानी बताता हूं। रहस्य की वो सारी बातें आपके सामने उनका खुलासा करता हूं। मामला उत्तर प्रदेश के संभल का है। संभल में एक जगह है पतरौआ। इस पतरौआ में गंदे नाले के पास पुलिस को 15 दिसंबर को एक संदिग्ध बैग पड़ा हुआ मिलता है। इस बैग के बारे में लोगों ने ही पुलिस को खबर दी थी और ये बताया था कि बैग के इर्द गिर्द मक्खियों का झुंड है और काफ़ी तेज़ बदबू आ रही है। आप प्लीज़ एक बार आइए और इस बैग को चेक कीजिए, कुछ संदिग्ध मामला लग रहा है। पुलिस की टीम जब वहाँ पर पहुँची तो पुलिस ने देखा कि नाले के किनारे सुनसान जगह पर वाकई एक बैग पड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं। काफ़ी तेज़ बदबू भी आ रही थी, जिसे देखकर पुलिस को ये शक हो रहा था कि इस बैग के अंदर कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध चीज़ ज़रूर है जिसे कुछ लोगों ने फेंकने या ठिकाने लगाने की कोशिश की है। अब पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में उस बैग को खोलती है और बैग के अंदर से एक इंसान का कटा हुआ जिस्म, कटा हुआ शरीर बाहर निकलता है। ये शरीर क्या था? टोर्सो यानी सिर्फ धड़ का हिस्सा था। इसके हाथ पांव कटे हुए थे और सिर भी गायब था। इत्तेफाक से उसी बैग में एक बांह या एक हाथ उस आदमी का जो कटा हुआ था, वो कटा हुआ होने के बावजूद, डिसमेंबर्ड होने के बावजूद उसी बैग में ठुसा पड़ा था। तो पुलिस ने ये सारी चीज़ें रिकवर कर ली और इसके साथ ही पुलिस को मौके पर जो है एक फटा हुआ टी शर्ट भी मिला, एक कपड़ा भी मिला। अब इस फटे हुए टी शर्ट से भी पुलिस इस जो आधी अधूरी डेड बॉडी है उसको कनेक्ट करने लगी, जोड़ने लगी। पुलिस को ये शक होने लगा कि शायद ये टी शर्ट जो यहाँ पर पड़ी हुई है, ये टी शर्ट इसी लाश के साथ यहाँ पर फेंकी गई है या ठिकाने लगा दी गई है। पुलिस ने इन सारी चीज़ों को रिकवर कर लिया और उस मरने वाले शख्स की पुलिस ने पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी। इस कोशिश में पुलिस ने यह देखा कि वो धड़ के साथ जो एक कटी हुई बांह उस बैग में थी, उस बांह पर टैटू के सहारे राहुल लिखा हुआ था, राहुल गुदा हुआ था। पुलिस ने इस चीज़ को भी नोटिस किया, उसके फोटोग्राफ्स क्लिक किए और जो भी चीज़ें पुलिस ने रिकवर की थी उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भिजवा दिया। अब पुलिस इस मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश में जुटी और पुलिस ने जिस पुलिस स्टेशन की हद में ये चीज़ें मिली थी, संभल कोतवाली, उस पुलिस स्टेशन में और आसपास के पुलिस थानों में पुलिस ये पता करने लगी कि क्या अब से कुछ रोज़ पहले राहुल नाम का कोई शख्स, कोई आदमी गायब हुआ है, क्या कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस इस कोशिश में लग गई। अब जब पुलिस ये पता करने लगी तो पुलिस को ये पता चला कि चंदौसी पुलिस थाने में तकरीबन 25 रोज़ पहले यानी 24 नवंबर को एक आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली एक महिला थी जिसका नाम है रूबी। रूबी ने यह बताया था कि उसका पति घर से लापता हो गया है, कहीं गुम हो गया है और वो काफ़ी दिनों से अपने पति को ढूंढ रही है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, इसलिए वो रिपोर्ट लिखवाने आई है। पुलिस ने उस महिला के कहने पर उसके पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी और इत्तेफाक से जिस आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी उसका नाम भी राहुल था। ऐसे में जब संभल पुलिस ने यह देखा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट राहुल के नाम की दर्ज हुई है और जो लाश मिली है उसकी बांह पर भी राहुल लिखा हुआ है, तो पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो ये उसी राहुल की लाश हो सकती है जो गायब हुआ था और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने दर्ज करवाई थी। अब पुलिस ने फ़ौरन उसकी पत्नी रूबी को फ़ोन किया और उसे थाने पर बुलाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि उसने एक शत विशत लाश के टुकड़े बरामद किए हैं, तो एक बार वो हिम्मत करे और चलकर उस लाश के टुकड़ों को देखे और उसकी मदद करे इस मामले की तफ्तीश में कि कहीं ये लाश के टुकड़े उसके पति के तो नहीं हैं। रूबी जो महिला थी वो रिलक्टेंट थी। पहले तो मतलब वो कह रही थी मैं कैसे देख पाऊंगी लाश और तमाम चीज़ें, लेकिन फिर जब पुलिस ने उसको हौसला दिया और कहा कि चलो कानून की मदद करो और हो सकता है कि तुम्हारे पति की गुमशुदगी के मामले का खुलासा हो, तो रूबी ने अपना जी कड़ा कर लिया और पुलिस वालों से कहा ठीक है चलिए जो भी है देखते हैं। अब लाश के टुकड़े जब रूबी को दिखाए गए तो रूबी ने देखकर सिरे से इनकार कर दिया। रूबी ने कहा कि नहीं,
ये मेरे पति की लाश नहीं है। हालांकि कोई सिर नहीं था और कटा हुआ धड़ ही था, बाँह ही थी, लेकिन फिर भी अगर कोई फैमिली मेम्बर होता है तो हाथ पाँव के हिस्सों और टुकड़ों को देखकर भी वो कई बार अंदाज़ा लगा लेता है। और ख़ासकर अगर टैटू वैटू बना हुआ हो फिर तो अंदाज़ा लगाना और ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन रूबी साफ मना कर रही थी कि ये लाश उसके पति की नहीं है। अब पुलिस ने रूबी को वो टी शर्ट भी दिखाया, जो टी शर्ट वहाँ मौके पर पुलिस को पड़ा हुआ मिला था। वो टी शर्ट क्या था? फटा हुआ कपड़ा था जिसमें लिखा हुआ था टाइम फॉर चेंज। टी शर्ट में यहाँ कोट्स लिखे होते हैं ना, कोट लिखा हुआ था टाइम्स फॉर चेंज। तो रूबी ने ये टी शर्ट देखकर भी अपने पति का टी शर्ट यानी राहुल का टी शर्ट होने की बात से इनकार कर दिया। रूबी इनकार तो कर रही थी, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर पुलिस को शक हो रहा था। पुलिस को लग रहा था कि ये रूबी शायद कुछ छुपा रही है। ऐसे में पुलिस ने रूबी को थाने में ही बिठा लिया और कहा कि ठीक है, तुम अपना मोबाइल फ़ोन दो, हम उसकी जांच करेंगे। रूबी अब अड़ गई, मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने चूंकि वो तफ्तीश कर रही थी तो उसने रूबी से सख्ती की और उसका मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में ले लिया। और जैसे ही पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की फ़ोटो गैलरी, चैट्स और तमाम चीज़ें चेक की तो पुलिस की आंखें खुल गई और पुलिस ये देखकर, ये जानकर हैरान रह गई कि जो लाश मिली थी वो लाश राहुल की ही है और उसकी पत्नी रूबी लगातार उस लाश को अपने पति की लाश होने की बात से इनकार कर रही है और झूठ बोल रही है। असल में पुलिस को 2 ऐसी तस्वीरें मिली जिससे पता चल गया कि जो टुकड़ों में बरामद शव है वो शव के टुकड़े जो है राहुल के ही हैं। राहुल की एक तस्वीर रूबी के साथ मिली जिसमें राहुल ने इत्तेफाक से वही टी शर्ट पहनी हुई थी जो टी शर्ट के फटे हुए टुकड़े वहाँ मौका वारदात पर मिले थे और जिसमें टाइम फॉर चेंज लिखा हुआ था। और उसी तस्वीर में पुलिस को दिखा कि राहुल की बाँह पर टैटू से राहुल भी बना हुआ है। ये राहुल की तब की तस्वीर थी जब राहुल जिंदा था और उसने अपनी पत्नी के साथ अलग अलग मौक़ों पर ये तस्वीरें खिंचवाई थी। अब सवाल ये है कि एक पत्नी जो अपनी पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट खुद थाने में आकर दर्ज करवा रही है, जब उसी पति की टुकड़ों में विभक्त, टुकड़ों में बटी हुई लाश मिल रही है तो फिर वो पत्नी मना क्यों कर रही है? जाहिर है वो पत्नी कुछ छुपाना चाहती है। तो पुलिस ने उस पत्नी को यानी रूबी को अब शिकंजे में ले लिया और उसे सख्ती से पूछताछ शुरू की। और जब उसे सख्ती की तो उसने न सिर्फ अपने पति राहुल के कत्ल की बात कबूल कर ली बल्कि ये भी बताया कि यह कत्ल उसने अकेले नहीं किया बल्कि उसके साथ एक और भी नौजवान, एक और भी शख्स है। अब पुलिस को पूरी कहानी पता लगानी थी। तो कहानी कुछ यूं है कि रूबी और राहुल की शादी को कई साल हो चुके थे और इनको 2 बच्चे भी हैं। लेकिन शादी के कई साल बाद रूबी की ज़िंदगी में एक और लड़का आता है जिसका नाम है गौरव। गौरव उसी मोहल्ले का रहने वाला था जिस मोहल्ले में रूबी और राहुल रहा करते थे। राहुल जूतों का कारोबार किया करता था और अक्सर उसका घर से बाहर जाना भी होता था बिजनेस के सिलसिले में। जब जब वो बाहर जाता तब तब गौरव और उसका एक दोस्त अभिषेक राहुल के घर आ जाया करते थे। रूबी के साथ वो अच्छा वक्त गुजारते थे। जो बच्चे हैं उनका मुंह बंद करने के लिए कभी उन्हें प्यार से पुचकारते थे, कभी उनके लिए बढ़िया खाना लाते थे, कभी चॉकलेट दिया करते थे और कभी बातों ही बातों में ये भी कहते थे कि बहुत जल्दी राहुल को वो रास्ते से हटा देंगे और वो उसकी मम्मा के साथ यानी रूबी के साथ रहेंगे। बच्चे ये सारी बातें सुनते थे, परेशान होते थे, लेकिन वो डर के मारे किसी को कुछ बता नहीं पाते थे। लेकिन इत्तेफाक से हुआ ये कि 18 और 19 नवंबर की रात को रूबी ने अपने बॉयफ्रेंड गौरव को हमेशा की तरह अपने घर बुला लिया था। और बुला इसलिए लिया था क्योंकि उसका पति राहुल घर में नहीं था। इस दिन घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि राहुल का काम, जिस काम से वो बाहर गया था, वो काम जल्दी खत्म हो गया और वो मिडनाइट को ही यानी 18 और 19 की दरमियानी रात को ही राहुल अपने घर वापस आ गया। और जब वापस घर आया तो उसने देखा कि घर में गौरव मौजूद है और उसकी पत्नी के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है, आपत्तिजनक हालत में है। ये देखकर राहुल का पारा हाई हो गया। गुस्से में उसने रूबी पर हमला कर दिया, उसे बुरी तरह से पीटा, गौरव के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की और साथ ही रूबी को यह धमकी दी कि उसने उसे धोखा देकर ठीक नहीं किया, वो बहुत जल्दी पब्लिक के सामने भरे बाजार में उसका और उसके प्रेमी गौरव का जुलूस निकालेगा और उन्हें बदनाम कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। रूबी ने ये बातें पूछताछ में पुलिस को बताई है। रूबी ने ये बताया कि इसके बाद जब राहुल ने उसे धमकाना और ज़्यादा मारपीट करना शुरू कर दिया तो 18 और 19 की उसी रात को उसने गौरव के साथ मिलकर पहले लोहे के रॉड से वार कर अपने पति राहुल की जान ले ली और हत्या करने के बाद उसने राहुल के शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी।
ये सब कुछ बहुत आनंद फानंद में हुआ। शव को ठिकाने लगाने की कोई तैयारी, कोई प्लानिंग नहीं थी। 19 नवंबर की सुबह गौरव वहाँ से निकला और बाज़ार में जाकर वो एक बैग, इलेक्ट्रिक कटर और दूसरी चीज़ें खरीद कर ले आया। इसके बाद उसी घर में बाथरूम में कटर से उसने राहुल की लाश के टुकड़े टुकड़े किए। रूबी ने इस काम में उसका साथ दिया। सिर काट कर अलग कर लिया, हाथ पांव काट कर अलग कर लिए और अलग अलग बैग में और पैकेट्स में भरकर उन लाश के टुकड़ों को वो ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। ये काम कई दिनों तक होता रहा और इस तरह से राहुल को उन लोगों ने जीते जी उसकी पहले तो जान लिया और उसके बाद उसे गायब कर दिया। सिर, हाथ पांव राहुल के अब भी बरामद नहीं हुए हैं। एक हाथ अलबत्ता पुलिस को ज़रूर मिला है, जो हाथ उसी बैग में पैक था और उस हाथ पर राहुल भी लिखा हुआ था। जब छानबीन हुई रूबी के बताने पर, तो पुलिस ने गौरव को, जो उसका बॉयफ्रेंड है, उसे गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर वो कटर, 2 मोबाइल फ़ोन, बैग तो खैर मौका वारदात से ही मिल गया था, और भी कई दूसरी चीज़ें जो कत्ल में इस्तेमाल की गई, वो लोहे की रॉड, ये सारी चीज़ें पुलिस ने बरामद कर ली। गौरव ने भी पुलिस को वही कहानी बताई जो कहानी रूबी ऑलरेडी पुलिस को बता चुकी थी। पुलिस अब रूबी को और गौरव को अरेस्ट कर चुकी है, गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस इस मामले की छानबीन अभी भी कर रही है। राहुल का कटा हुआ सिर, उसके दोनों पांव और एक बांह अब भी गायब है और ये समझा जाता है कि रूबी और गौरव ने मिलकर इन टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरकर संभल से बुलंदशहर के रास्ते में गंगा नदी में फेंक दिया था और गंगा नदी में फेंके जाने की वजह से नदी की तेज़ धार में ये चीज़ें बहकर कहीं दूर चली गई और अब शायद उनका रिकवर हो पाना भी मुश्किल हो या तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन इस कहानी ने लोगों को एक बार फिर से मेरठ के उसी मुस्कान वाले केस की याद दिला दी है, जिसमें एक महिला ने, एक लड़की ने विदेश से आए हुए अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी थी और उसकी भी लाश के टुकड़े किए थे और फिर बाद में उन्हीं टुकड़ों को और अपने पति के धड़ को एक नीले रंग के ड्रम में भरकर उसे सीमेंट से पैक कर दिया था। फिर दोनों मौज मस्ती करने हिमाचल की वादियों में निकल गए थे और वहाँ से जब वापस लौटे तो फिर उस कत्ल के मामले का खुलासा हुआ था। तो मुस्कान मर्डर केस के बारे में आप सारे लोग जानते ही हैं। ये संभल का जो ये नया केस है, इस केस की तुलना भी मुस्कान मर्डर केस से ही की जाने लगी है, क्योंकि यहाँ भी एक पत्नी ने पहले अपने पति की जान ली और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर उसे ठिकाने लगा दिए। लाश को काटने के लिए इलेक्ट्रिक कटर का इस्तेमाल किया गया। हमारे पास उस लाश की टुकड़ों में बटी जो हिस्से पुलिस ने बरामद किए हैं, चाहे वो धड़ का हिस्सा हो या बांह का हिस्सा हो, उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। लेकिन वो तस्वीरें इतनी भयानक है, इतनी विभत्स है कि उन्हें देख पाना भी मुश्किल है। हमारा तो खैर पेशा है, पुलिस वालों की तरह हमने वो तस्वीरें देखी हैं और वो कटी हुई बांह भी देखी है जिसमें राहुल का नाम गुदा हुआ है और उसी टैटू, उसी राहुल के नाम से ही इस मर्डर केस का खुलासा भी होता है और साथ ही खुलासा होता है उस टी शर्ट से जिस टी शर्ट पर लिखा हुआ था टाइम फॉर चेंज। ये राहुल के लिए कितना बड़ा चेंज था ये तो आप समझ ही गए। राहुल की तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन हाँ, रूबी की ज़िंदगी में ये घटनाक्रम जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज साबित हुआ, क्योंकि अब रूबी को अपने पति के कत्ल के जुर्म में पूरी उम्र शायद सलाखों के पीछे गुजारनी पड़े। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। इस पर आपकी सोच क्या है, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली में एक शख्स की हत्या तकरीबन 70 से ज़्यादा गोलियां मारकर की गई, 72 गोलियां मारकर की गई। उस शख्स की हत्या 72 गोली मारकर क्यों की गई? आमतौर पर किसी भी आदमी की जान लेने के लिए सिर्फ एक ही गोली काफ़ी होती है। अगर वो किसी वाइटल ऑर्गन में या शरीर के किसी नाजुक हिस्से में लग जाए तो फिर इंसान तुरंत जो है वो मारा जाता है। लेकिन किसी इंसान की हत्या हो और उसे दिल्ली, राजधानी दिल्ली जैसी जगह पर सरेआम बीच सड़क पर 72 गोलियां मारी जाए, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। उस रहस्यमयी कहानी को अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स जो लोगों ने उस कहानी पर किए हैं, आइए कुछ लोगों के कमेंट्स और नाम पढ़ता हूं। जगदीश चांडेगड़ा जी ने कमेंट किया है, हमारे रेगुलर लिसनर तो हैं ही, रेगुलर कमेंट भी करते हैं। उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें लिखी है और ये कहा है कि सुप्रतिम भाई, आपको देखकर अलग सी खुशी मिलती है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसा भाई हमें मिला। थैंक यू वेरी मच जगदीश जी, इतनी हौसला अफजाई के लिए। परमेश्वर टहल रमानी ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि कहानी सुनाते हुए फिर गायब हो जाओगे। इन्होंने
अपनी ऐसी राय दी है। चलिए, आपका कमेंट तो मैंने पढ़ लिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और गायब ना हूं। गायब मैं होता नहीं हूं। मान लीजिए कभी कोई वर्कलोड ऐसा हुआ कि अपने इस प्रोग्राम को लेकर नहीं आ पाया, तो वो एक वजह होती है। और कई बार छुट्टी पर जाना पड़ता है, तो इंसान हूँ भाई, छुट्टी भी ज़रूरी है। जिस तरह से आपको काम पर जाना ज़रूरी होता है, उस तरह बीच बीच में छुट्टी भी लेना होता है। दीपिका ने भी कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है थैंक गॉड आप आ गए, हमने सोचा था कि आपने आज तक छोड़ दिया है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दीपिका जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने आज तक नहीं छोड़ा है, मैं आपकी खिदमत में हूँ। तनुजा वर्मा ने कमेंट किया है, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, दूसरों की कमेंट से आपकी कहानियाँ वाकई दिल को छू जाती हैं और गॉड ब्लेस यू सर जी, राधे राधे। तनुजा जी ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच, मेरी ओर से भी राधे राधे। श्याम बहादुर गुप्ता ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये दुर्गापुर बाज़ार अमेठी से हैं और इन्होंने बताया है कि वो रोज़ मेरी कहानी सुनते हैं और गुजरात में वो टैंकर चलाते हैं। इस समय उन्होंने बताया है कि उनकी तबीयत ख़राब है और मैं प्रार्थना करूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो बिल्कुल श्याम बहादुर जी, मैं प्रार्थना करूँगा, बल्कि कर रहा हूँ। मैंने आपका कमेंट पहले ही पढ़ा था, तो बिल्कुल मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत बड़ी नेमत है। वो कहते हैं ना, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत या नेमत। इंसान को स्वस्थ रहने की कीमत तब पता चलती है जब उसकी तबीयत ख़राब होती है। भगवान न करे किसी की तबीयत ख़राब हो, बहुत भयानक चीज़ है। अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी किसी को हो गई या कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हो गया, तो इंसान के साथ साथ उसका पूरा परिवार जो है वो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। कई बार हम ऊपर वाले की दी हुई इन चीज़ों को, इन ब्लेसिंग्स को रियलाइज़ नहीं करते हैं जब तक हम पर आन नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि भाई आप बहुत स्वस्थ रहें और जल्द से जल्द आपकी तबीयत ठीक हो जाए। रोहित सिंह ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि अब आपका नाम होगा मिस्टर इंडिया, आप हमारे मॉडर्न अनिल कपूर हैं। उन्होंने क्यों ऐसा कहा मैं समझ गया हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी पर था तो बहुत सारे लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैं आता हूँ फिर गायब हो जाता हूँ, तो इसीलिए उन्होंने मेरी तुलना मिस्टर इंडिया से की है। तो आई होप कि मैंने आपके सरकाज़म को, आपके व्यंग को सही समझा है। रोहित जी, आप फिर से कमेंट में लिखकर ये बात ज़रूर बताइएगा। चंद्रानी बेसरा ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा है कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, जिससे गलती पहले हुई है उन्हें समझाना चाहिए। वे समझाना चाहिए या समझना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है राहुल, मतलब कानून हाथ में लेना कहीं से भी सही नहीं है। राहुल ठाकुर ने भी कमेंट किया है, इन्होंने कहा है कि आपकी डेली रूटीन ठीक नहीं बन पा रही है, स्टोरी को टाइम नहीं मिलता है, आपको स्टोरी का टाइम नहीं मिलता, बोलना चाह रहे होंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस स्टोरी बैनर्जी दादा इन्होंने लिखा है। अनिल शाक्य हैं फरीदाबाद हरियाणा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्कॉर्पियोज के नाम से आईडी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़माना कलयुग का है, देख देख कर चलना चाहिए, नहीं तो पल पल मौत है। शैतान सिंह राजपुरोहित जी हैं, ये जालोर राजस्थान से हैं, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। और नमन शोरान का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश का गांव सैदपुर जो बुलंदशहर ज़िले में है, इसमें 2 परिवारों की रंजिश में 40 लोगों की जान गई थी। ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि 40 लोगों की जान गई थी या चली जाए। मुझे नहीं पता ये किश्तों में गई या एक दिन में गई। एक दिन में गई होती तो फिर बहुत बड़ा बवाल मचता। एक एक करके ही अलग अलग, जिसे कहते हैं, अलग अलग इंसिडेंट्स में लोगों की जान गई होगी, लेकिन बहुत दुखद है अपने आप में ऐसी घटनाएं। प्रांजल ने कमेंट किया है, सर आपको प्यार करने वाले बहुत हैं, मैं तो रोज़ चेक करती थी, शायद आप सबका कमेंट न पढ़ पाते इसलिए खफा रहते हैं। आई ऑलवेज सरप्राइज वाई सो लेस व्यूज़, फॉर मी यू आर ग्रेट स्टोरी टेलर। थैंक यू वेरी मच प्रांजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। रिकी सलारिया ने भी कमेंट किया है, थैंक्स सर जी लिखा है इन्होंने, स्टे हैप्पी हेल्दी एंड ब्लेस्ड। इसके अलावा पिंकीज़ ब्लॉग के नाम से एक आईडी है, अब्दाली ने कमेंट किया है। सुजाता जी कानपुर से हैं, बेसिकली वो वहाँ रहती हैं टोरंटो में, उन्होंने भी कमेंट किया है। विजय हंसदा जी का कमेंट है। भास्कर अरगड़े साहब रेगुलर लिसनर है, रेगुलर कमेंट करते हैं। तनिष्क प्रॉपर्टी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कहा है कि खुशी की कोई बात नहीं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, बदमाश किसी को नहीं देख रहे। सैयद फिशर बॉय के नाम से एक आईडी है। आपने इस रिपोर्ट, अच्छा, इन्होंने कहा कि आप इस रिपोर्ट में जान नहीं डाल पा रहे हो, सॉरी, मतलब मैं इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया हूँ। कोई बात नहीं सैयद जी, मैं कोशिश करूँगा कि रिपोर्ट में जान डाल पाऊँ।
ब्रिजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव के नाम से एक आईडी है और प्रदीप भामदू जी का भी कमेंट है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन आप इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए। मैं सारे कमेंट पर्सनली तो पढ़ता ही हूँ और उसमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स जो रैंडमली मैं स्क्रॉल करते हुए आपके सामने अपने मोबाइल फ़ोन से ही पढ़ता हूँ। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि आप मेरा नाम नहीं लेते या मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, तो ऐसा कोई डेलिबरेट एफर्ट नहीं होता है कि किसी का नाम या कमेंट ना पढ़ूँ। मतलब इसका कोई रीज़न भी तो समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों करूँगा। तो बस आप कमेंट करते रहिए और अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते रहिए। आपके सवालों का भी जवाब मैं यूं ही देता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आज की स्टोरी पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।